हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम एक रीसेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केस है आशीष शेलर एंड अदर्स वर्सेस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली और ये केस अभी रिसेंट में ही 27 जनवरी 2022 को डिसाइड हुआ है। इस केस में 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड जस्टिस CT रवि कुमार। ये केस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के एक रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। तो जुलाई 5, 2021 को महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन निकाला जिसके थ्रू उन्होंने 12 BJP MLAs को सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने एलिजेड डिसऑर्डरली बिहेवियर किया था हाउस के अंदर। तो अब इस रेजोल्यूशन के खिलाफ इन 12 MLAs ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल करी और उन्होंने कहा कि जो ये रेजोल्यूशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस वजह से उनका जो सस्पेंड किया गया है उस सस्पेंशन को खारिज किया जाए। तो पिटिशनर्स ने इस केस में ये आर्ग्यू किया कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया है लेजिस्लेटिव असेंबली ने, ये बिना किसी ज्यूरिसडिक्शन के है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स 2015 जिसके तहत ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, वो ये कहता है कि इस तरीके का कोई भी सस्पेंशन का जो रेजोल्यूशन हो वो एक स्पीकर पास करेगा। लेकिन प्रेजेंट केस में अगर हम देखें तो स्पीकर ने ये रेजोल्यूशन पास नहीं किया था। ये रेजोल्यूशन पास किया गया था मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस टाइम पे रेजोल्यूशन पास हुआ था उस टाइम पे जो स्पीकर था उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था और उसके तहत डिप्टी स्पीकर जो उनकी जगह पर अपॉइंट हो जाएंगे उनको रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने किया। तभी पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं और क्योंकि ना तो स्पीकर और ना ही डिप्टी स्पीकर ने इस रेजोल्यूशन को पास किया, इसलिए इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो गलत है, विदाउट एनी ज्यूरिसडिक्शन है और इस वजह से जो ये रेजोल्यूशन आया इसको खारिज कर देना चाहिए। इसके साथ साथ पिटिशनर्स ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो ये रेजोल्यूशन है ये एक ग्रॉस वायलेशन है नेचुरल जस्टिस का। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन रेजोल्यूशन को मूव किया गया था उसी दिन इनके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च की गई और इनको बिना किसी अपॉर्चुनिटी दिए गए इनके खिलाफ केस करके इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इनको अपने बातें रखने की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के वॉयलेशन में है। साथ ही साथ अगर हम रूल 53 ऑफ द असेंबली रूल्स को देखें तो वो ये बोलता है कि स्पीकर को अगर कभी ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान ग्रॉसली डिसऑर्डरली बिहेव कर रहा है तो वो उस दिन की जो भी प्रोसीडिंग्स है उससे उनको बाहर निकाल सकता है। साथ ही साथ अगर इसके बावजूद भी वो दोबारा ऐसा कोई काम करते हैं तो स्पीकर उनको डायरेक्ट कर सकता है कि वो आने वाला जो भी रिमाइंडर ऑफ द सेशन है उस रिमाइंडर ऑफ द सेशन में उनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो इवन दो रूल 53 ये 2 तरीके बताता था कि किस तरीके से अगर कोई ग्रॉसली डिसऑर्डरली बिहेव कर रहा है तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बावजूद उनको डायरेक्टली 1 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो इन्हीं पॉइंट्स पे आर्ग्यू करते हुए पिटिशनर्स ने ये मांग करी कि इस रेजोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाना चाहिए। तो अब रिस्पोंडेंट्स की साइड से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने पहले इशू पे आर्ग्यू किया कि इवन दो रूल्स ये कहते हैं कि सिर्फ स्पीकर को या उनके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर को ही सस्पेंशन का रूल लाना चाहिए, लेकिन ये भी एक वेल सेटल्ड लॉ है कि जो ये रूल्स हैं इनको ऑल्टर कर सकता है हाउस अपने हिसाब से। तो अगर यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने इस सस्पेंशन के रेजोल्यूशन को पास करने की बात लाई है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ को डाइसेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने किहोतो होलोहान का जो जजमेंट है उस जजमेंट को साइट करते हुए बोला कि उसमें कहा गया था कि लेजिस्लेचर के अंदर की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको कभी भी क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता, उनको कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने नहीं लाया जा सकता और उनके खिलाफ कोई भी जजमेंट नहीं दिया जा सकता। उस केस में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हुई थी और ये कहा गया था कि जुडिशरी को कभी भी लेजिस्लेचर का जो पावर है उसके ऊपर एनरोच नहीं करना चाहिए। तभी जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें अगर रूल्स थे थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी रहा है तो उस चीज़ को आप क्वेश्चन में नहीं ला सकते और सिर्फ उस चीज़ के बेसिस पे आप किसी भी रेजोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दे सकते। इसके साथ साथ ही स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने यह भी आर्ग्यू किया कि जो MLAs को पनिशमेंट देने की पावर है ये पावर भी लेजिस्लेचर के पास है।
तो अगर एमएलएज का कंडक्ट सही नहीं है तो लेजिस्लेचर अपने हिसाब से उनको पनिशमेंट दे सकती है। अब जहाँ तक बात आती है कि जो ये पनिशमेंट है ये एक्सेसिव है या नहीं है, तो ये भी जो पावर है ये लेजिस्लेचर के पास है। और जो ये एक्सेसिव वाली चीज़ है इसका जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वो कोर्ट के पर्व्यू में नहीं आता है, और इस वजह से कोर्ट इस चीज़ पे डिसाइड नहीं कर सकती। तो अब चलते हैं इस कोर्ट के जजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन को लेकर उठाए गए सवालों पर डिस्कस किया। यहाँ पर कोर्ट ने राजा राम पाल का जजमेंट साइट किया, जो कि 2007 का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है। इस केस को साइट करते हुए कोर्ट ने कहा कि जैसा कि इस केस में कहा गया था कि इवन दो जो लेजिस्लेचर है वो और जो जुडिशरी है वो ये दोनों अलग हैं, लेकिन अगर कभी भी लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ग्रॉस इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से टेंटेड होंगी तो उस टाइम पे उनकी प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बचाया जा सकता। मतलब तब जुडिशरी उन प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कशन कर सकती है और जजमेंट भी दे सकती है। अब दूसरा इशू जो था कि जो ये रूल्स हैं जो स्पेसिफाई करते थे कि स्पीकर को ही रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, और यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने इस रेजोल्यूशन को पास किया था, तो इनको फॉलो करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो इस पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये रूल्स हैं ये स्टैट्यूटरी इन नेचर हैं और ये हाउस पे बाइंड करते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1964 जजमेंट को साइट किया। इस जजमेंट को साइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास जो ये पावर आती है ये एक्सरसाइज करने की, रूल्स बनाने की, ये पावर आती है आर्टिकल 246 रेड विथ एंट्री 39 ऑफ लिस्ट 2 के तहत। तो आर्टिकल 246 बात करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज की जिनके ऊपर पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लॉज बना सकते हैं। और जो एंट्री 39 है लिस्ट 2 की वो बात करती है पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल और उनके मेंबर्स की। तो अब क्योंकि इसके तहत ही वो पावर मिलती है लेजिस्लेटिव असेंबली को कि वो रूल्स बना सकें, तो उस तरीके से बनाए गए किसी भी रूल को हम लॉ कहेंगे, और वो लॉ आर्टिकल 13 के अंदर जो मेंशन्ड लॉ है उसके तहत ही आएगा। और क्योंकि इट शैल बी लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, इस वजह से वो स्टैट्यूटरी भी होगा और बाइंडिंग भी होगा। हाँ, लेकिन क्योतो होलोहान के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये वेल सेटल्ड हो रखा है कि जो रूल्स हैं उनसे हाउस कभी कभी ऑल्टर कर सकती है, तो इवन दो प्रेजेंट केस में स्पीकर की जगह मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया तो वो गलत नहीं है। लेकिन साथ साथ ही ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी वो रूल्स हैं उनसे आप डिविएट तो कर सकते हैं, लेकिन जो रूल्स बताते हैं कि किस तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए उनके फॉलो के प्रोसीजर से आप डिविएट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी रूल को बनाने के पीछे जो उसका प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल से डिविएशन नहीं अलाउड है, और क्योंकि प्रेजेंट केस में उस जो प्रिंसिपल है रूल का उससे डिविएशन हुआ है, इस वजह से इवन दो स्पीकर की जगह दूसरे मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो आर्बिट्रेरी इन नेचर है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि जो रूल 53 है वो एक रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी जगह प्रेजेंट केस में हुआ ये कि एक ही दिन आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, उसी दिन बिना ही जो यहाँ पर एमएलएज हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिए गए कि वो अपना भी पक्ष रख सकें, आपने उनको तुरंत ही जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसको मान लिया और उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि अगर देखा जाए कि एक बार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक एमएलए की सीट कब तक वेकेंट रह सकती है, तो उसका आंसर 60 डेज आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 190 क्लॉज 4 को देखते हुए ये कहा कि मैक्सिमम टाइम के लिए भी एक सीट सिर्फ 60 डेज तक वेकेंट रह सकती है। और अगर हम रूल्स जो दिए गए हैं, जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स थे, उन रूल्स में रूल नंबर 53 के तहत देखें तो वो तो यही कहता है कि या तो सिर्फ एक दिन के लिए सस्पेंड किया जाए या फिर जो रिमेंडिंग सेशन है उस रिमेंडिंग सेशन के लिए सस्पेंड किया जाए, ना कि पूरे एक साल के लिए। और क्योंकि प्रेजेंट केस में इन लोगों को पूरे एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, इस वजह से ये जो डिसीजन है, ये जो रेजोल्यूशन है, ये इरैशनल है, नल है और गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि इस वजह से होगा ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जहाँ से ये एमएलएज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को हाउस में, वहाँ से कोई और होगा ही नहीं अब उनकी जगह पे रिप्रेजेंट करने को, और वो भी पूरे 1 साल तक, क्योंकि जब अगर इंसान सस्पेंड होता है तो नया इलेक्शन भी नहीं हो सकता। इस वजह से जो ये सस्पेंशन की चीज़ है, ये जो एक्सपल्जन है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है, रेजिग्नेशन है, इन सबसे बुरी है, क्योंकि एक्सपल्जन में भी एक मिड टर्म इलेक्शन होल्ड किया जाता है ताकि जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे, और 6 महीने के अंदर अंदर ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी दूसरे एमएलए को कंडक्ट करके इलेक्ट करके वहाँ पर रख दिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जिन्होंने 1 साल तक का ये सस्पेंशन किया है, ना तो 1 साल तक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई रिप्रेजेंट कर पाएगा और ना ही कोई दूसरा इलेक्शन हो पाएगा। इस वजह से कोर्ट ने कहा कि ये एक्सपर्जन हो या डिस्क्वालिफिकेशन या रेजिग्नेशन उन सबसे ज़्यादा गलत है, उन सबसे वर्स है, और इस वजह से ही इसको कोर्ट ने खारिज किया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया था ये ग्रॉसली इरैशनल मेजर था, और इस तरीके का कोई भी इनहेरेंट पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस रेजोल्यूशन ने हमारे बेसिक डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको वायलेट किया है, क्योंकि इस वजह से, इस रेजोल्यूशन की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनको डेप्रीविएशन हुआ है, क्योंकि वो असेंबली में रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाई हैं। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार करते हुए कहा कि जो भी ये 12 एमएलएज थे इनको वापस से अब रख लिया जाए, क्योंकि एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, एंड मैक्सिमम हम अगर रूल 53 को फॉलो करें तो सिर्फ एक सेशन तक की पनिशमेंट मिलती है, और अब इस रेजोल्यूशन को खारिज करके उन एमएलएज को उनकी जो एडिक्वेट प्लेस है वो प्रोवाइड कर दी जाए। तो यही था हमारा आज का केस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।